नमस्कार, i24 न्यूज इंग्लिश के जूश वर्ल्ड वीकली में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम इजराइल और पूरी डायस्पोरा के यहूदी समुदाय की कहानियों, मुद्दों और व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं। हम इस हफ्ते यहूदी दुनिया की मुख्य खबरों के साथ शुरू करते हैं। देखें। ब्रिटेन अब यहूदी समुदाय की सुरक्षा काफी बढ़ा रहा है। सरकार ने यहूदी विरोधी हमलों की लहर के बाद सिनेगोगों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में 250 मिलियन पाउंड से ज्यादा देने का वादा किया है। इस पैकेज में इंग्लैंड और वेल्स में 500 से अधिक अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी शामिल है। जर्मनी इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकारना अपराध बनाने की तैयारी कर रहा है। देश की संसद ने ऐसे कानून को आगे बढ़ाया है जिसमें यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से नकारने या उसके विनाश की मांग करने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। फ्रांस ने अपने यहूदी सेना अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस के देशद्रोह के आरोप से बरी होने के ठीक 120 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया है। इतिहास के सबसे कुख्यात यहूदी विरोधी मुकदमों में से एक में जर्मनी के लिए जासूसी करने का झूठा आरोप लगने के बाद ड्रेफस अन्याय का प्रतीक बन गए थे, इससे पहले कि उन्हें आखिरकार बरी कर दिया गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी कि यहूदी विरोधी भावना के पुराने भूत एक बार फिर से उभर रहे हैं। फ्रांस से अलिया लगातार बढ़ रही है। सरकार के ग्रीष्मकालीन अलिया अभियान के तहत इस हफ्ते 230 और नए प्रवासी इजराइल पहुंचे। 7 अक्टूबर के बाद से 6,500 से अधिक फ्रांसीसी यहूदी इजराइल चले गए हैं और पिछले 3 वर्षों में फ्रांस से प्रवास 3 गुना से भी अधिक हो गया है। और अंत में यूरोप के सबसे छोटे यहूदी समुदायों में से एक को स्थायी घर मिल गया है। आइसलैंड ने रेक्जाविक के डाउनटाउन में अपना पहला यहूदी केंद्र खोला है, जिसमें एक सिनेगॉग, कोशियर दुकान, लाइब्रेरी और सामुदायिक स्थान शामिल है। एक जियोथर्मल मिकवे भी जल्द ही खुलने वाला है, जो देश के लगभग 300 सदस्यीय यहूदी समुदाय के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, हम एक नई पहल से शुरुआत करते हैं जिसका उद्देश्य दुनिया भर के युवा यहूदियों को इजराइल के लिए समर्थकों की अगली पीढ़ी बनाना है। इजरायली सरकार ने मासा डिप्लोमेसी को मंजूरी दी, जो प्रतिभागियों को सार्वजनिक कूटनीति, संचार, नेतृत्व में व्यवहारिक प्रशिक्षण देता है और यहूदी राज्य से संबंध मजबूत करता है। ये पहल ऐसे समय आई है जब इजराइल विदेशों में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना और गलत सूचना से निपटने के नए तरीके ढूंढ रहा है। अब हमारे साथ मासा इजराइल जर्नी के सीईओ मेयर होल्ट्स हैं, जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। वो यरूशलेम से जुड़े हैं। नमस्कार और धन्यवाद। हाँ, यहाँ आकर अच्छा लगा। तो मासा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है यात्रा। इसमें बहुत गहराई है, तो समझाइए कि ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है और एमआईएसए एक अवधारणा के रूप में वास्तव में क्या दर्शाता है। मैं थोड़ा पीछे हटकर बताऊंगा कि मासा वास्तव में क्या है। ठीक है। तो हमें 22 साल पहले यहूदी एजेंसी और इजराइल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि दुनिया भर के युवा यहूदियों को यहाँ इजराइल में लंबे और अर्थपूर्ण अनुभवों के लिए लाया जा सके। 22 वर्षों में हमारे 2,20,000 से ज्यादा पूर्व छात्र विभिन्न कार्यक्रमों में आए हैं। हम समय के साथ अपडेट रहते हैं और दुनिया भर के युवा यहूदियों की जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक कार्यक्रम जोड़ते हैं। और इसी तरह मासा डिप्लोमेट्स की शुरुआत हुई। विदेश मंत्रालय के साथ एक शानदार साझेदारी में हमने पिछले साल इस कार्यक्रम को पायलट किया था। हमने पिछले साल पायलट के लिए 20 प्रतिभागियों को शामिल किया था विभिन्न देशों से, ताकि वे सार्वजनिक कूटनीति के उपकरण प्राप्त कर सकें, अपने यहूदी धर्म के बारे में और जान सकें और इजराइल के बारे में और जान सकें। और उम्मीद है कि वे अपने आप से और दूसरों के साथ इन बातों पर चर्चा करने में भी अधिक सहज महसूस करें। सही है। देखिए, मेरा मतलब है इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स आए हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं। मेरा मतलब है वे सभी, आप जानते हैं, खास खास क्षेत्रों में लगाए गए हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में हमने सीखा है कि विदेशों में राजनयिक जरूरी है। तो भले ही इन छात्रों में से कुछ, आप जानती हैं, अलिया नहीं कर सकते, कृपया समझाइए क्यों। ये वास्तव में भविष्य की कूटनीति का 2.0 रूप है, न कि केवल राजदूतों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों तक सीमित।
ये हर मासा कार्यक्रम प्रतिभागी पर लागू होता है। इजराइल में महत्वपूर्ण समय बिताना पहले से ही आपकी इजराइल के बारे में बोलने की क्षमता को मजबूत करता है। यहूदी धर्म के बारे में अधिक आत्मविश्वास के साथ बोलने की क्षमता को भी मजबूत करता है। इस विशेष कार्यक्रम में हम बहुत प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को ले रहे हैं। आप जानते हैं, जो मानदंड हैं, चयन प्रक्रिया काफी कठोर है। पिछले साल हमारे पास 100 से ज्यादा आवेदक थे, जिनमें से सिर्फ 20 को ये स्थान मिले। ये वे लोग थे जो सोशल मीडिया या अपनी समुदायों में पहले से सक्रिय हैं और जिन्हें और बेहतर करने के लिए साधन व क्षमता दी गई। हम दुनिया भर में बड़ी संख्या में इजरायली राजदूतों को नहीं भेजने वाले हैं। स्पष्ट रूप से हर देश में जहां हमारे राजनयिक हैं वो शानदार हैं, लेकिन हमें इन लोगों की और भी ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये यहूदी लोगों के लिए भी है। ये मुख्य रूप से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ है। खैर, ये एक तरह से नागरिक पत्रकारिता 2.0 जैसा है। मतलब आप जानते हैं, जैसे कि फिर से हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। वे इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, वे लोग जो आमतौर पर बोलते नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत ही विशिष्ट भूमिका है और ये एक दिलचस्प कार्यक्रम है जिसमें छोटे छोटे जमीनी स्तर के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक लोग समझा सकते हैं कि ये प्रवासी यहूदियों के लिए बेहतर स्थिति की ओर कैसे ले जा सकता है। मुझे लगता है बिल्कुल वही जो आपने अभी कहा, युवा यहूदियों का, या यहाँ तक कि बुजुर्ग यहूदियों का भी, लेकिन खासकर युवा यहूदियों का अपने समुदायों में आना और बाहर से कुछ न सुनना। अब ये उनके समुदाय के भीतर के लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पहले से किए जा रहे सभी प्रयासों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाता है। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तव में इन मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और सही मायनों में समझा सकता है, और जिसके पास व्यावहारिक अनुभव है, जैसे उन्होंने खुद चीजें की हैं और अब उनके पास और अधिक करने, बोलने और इस बारे में आत्मविश्वास से बात करने का ज्ञान है, इसका असर उनके आसपास के लोगों, दोस्तों और परिवार पर पड़ता है और आगे बढ़ता जाता है। और अपनी समुदायों के भीतर अगर वे इन प्रयासों के नेता बन पाते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग उनका अनुसरण करेंगे और हम अगली पीढ़ी के भविष्य के नेताओं को देख सकते हैं। आप जानती हैं, अगर वे कुछ, मुझे यकीन है, वाद विवाद या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से आते हैं। जैसे जैसे लोग धीरे धीरे उम्र दराज हो रहे हैं, ऐसा कहे तो मैं सोचती हूँ कि ये एक दिन विदेश मंत्रालय के भीतर लोगों के एक बिल्कुल नए समूह के लिए रास्ता खोल सकता है और वे पूरी तरह से नौकरियां संभाल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक संभावना है। उत्तरी अमेरिका में मासा के हर 5 पूर्व प्रतिभागियों में से एक यहूदी संगठन में काम करता है। मैं इस आंकड़े पर थोड़ी देर रुकना चाहूंगा। उत्तरी अमेरिका में मासा के हर 5 पूर्व प्रतिभागियों में से एक किसी यहूदी संगठन में काम करता है जिससे भविष्य के नेता बन रहे हैं। उनकी यात्रा के बाद, वाह, ठीक है, हाँ, तो ये उन्हें लौटने पर भी जोड़े रखता है। सही है। तो और हम इन कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। ये कार्यक्रम हम पहले से ही उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो अपने क्षेत्रों में नेता हैं। ये अपने आप में एक बात है। ये वे लोग हैं जिनमें अधिकांश से भी अधिक क्षमता है और इसी वजह से इसके लिए चयन प्रक्रिया इतनी कड़ी है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गए हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में भविष्य के नेता बनेंगे। वाह, मासा लगातार आगे बढ़ रहा है। ये रोमांचक है। इससे कई लोगों को जीवन बदलने के अवसर मिले हैं, जिन्हें मैं जानती हूं और जिनके साथ काम किया है। अच्छा काम जारी रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। दुनिया भर में जब करोड़ों लोग फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और इसमें तो वे लोग भी शामिल नहीं हैं जो अलग अलग मैचों में खुद जाकर शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच प्रसिद्ध मुकाबला हुआ था। एक ब्रिटिश लेखक हमें फुटबॉल के इतिहास के उस भूले अध्याय की याद दिला रहे हैं जिसे अमेरिका में सॉकर कहते हैं, और उनकी नई किताब डिगिंग डीप 11 यहूदी फुटबॉल / सॉकर सितारों की कहानियों को उजागर करती है, जिनके करियर और जीवन हॉलोकॉस्ट के कारण अधूरे रह गए। डिगिंग डीप के लेखक डेविड बोकोवर, जिन्होंने 11 मारे गए यहूदी फुटबॉल खिलाड़ियों की कहानियां उजागर की हैं, अब लंदन से हमारे साथ हैं। धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मेरा मतलब है, ये विषय कठिन है और इसमें गहराई से जाना पड़ता है, लेकिन जब हम यहाँ हैं और पूरी दुनिया वर्ल्ड कप देख रही है, तो आपको समग्र रूप से कैसा लगता है? जहां तक यहूदी खिलाड़ियों का सवाल है जो अक्सर ये खेल खेलते हैं, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक यहूदी प्रतिभागी है, सिर्फ एक ही है, और वो है मैट टर्नर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रिजर्व गोलकीपर है और अब उनकी टीम बाहर हो चुकी है। दुर्भाग्यवश हॉलोकॉस्ट से पहले यहूदी फुटबॉल बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके बाद उतनी नहीं रही। आप
किताब की शुरुआत एक रोचक अवलोकन से करते हैं। आपने कहा कि अगर आप अधिकतर यहूदियों से किसी प्रसिद्ध फुटबॉलर का नाम पूछे तो वे सोच में पड़ जाएंगे, खासकर अमेरिकी, क्योंकि सॉकर खिलाड़ी एनबीए और एनएफएल खिलाड़ियों जितने प्रसिद्ध नहीं हैं। ठीक है, मैं अभी फुटबॉल खेलने वाले देशों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एक ब्रिटिश यहूदी से पूछें, उदाहरण के लिए एक फुटबॉल के दीवाने ब्रिटिश यहूदी से, और अगर आप एक फुटबॉल के दीवाने ब्रिटिश यहूदी से पूछें कि अब तक का सबसे महान ब्राजीली खिलाड़ी कौन था, तो वे पेले का नाम लेंगे। अगर आप पूछें कि सबसे महान अर्जेंटीनी खिलाड़ी कौन है, तो वे माराडोना या मेसी को लेकर बहस शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि अब तक का सबसे महान यहूदी फुटबॉलर कौन है, तो वे चुप हो जाएंगे और असल में शायद वे मुस्कुराने या यहाँ तक कि हंसने भी लगेंगे। लेकिन जब वे मुस्कुराते या हंसते हैं, तो असल में वे हॉलोकॉस्ट पर हंस रहे होते हैं। वे हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदी सामूहिक स्मृति के विनाश पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि हुआ ये कि ये महान यहूदी फुटबॉलर उन बहुत से लोगों की यादों में थे जिन्हें भी मार दिया गया था, और इसलिए कहानी वहीं रुक गई। वाह, तो इस रिसर्च में 6 साल लगे। आप जानती हैं, क्या कोई एक खास खिलाड़ी था जो इस तरह के विस्तृत और लंबे प्रोजेक्ट को शुरू करने की वजह बना? मेरी पिछली किताब बेला गुटमन पर थी, जो अब तक के सबसे महान यहूदी फुटबॉल कोच हैं। उन्होंने हंगरी में हॉलोकॉस्ट से बचे और लिस्बन के बेनेफिका के साथ 2 यूरोपीय कप जीते। जब मैंने उनके जीवन पर शोध किया, तो मैंने एक नई दुनिया खोजी जिससे मैं अनजान था, जबकि मैं बचपन से फुटबॉल का दीवाना और फुटबॉल प्रशंसक हूँ। मुझे यहूदी इतिहास में भी दिलचस्पी है। मुझे इस इतिहास की जानकारी नहीं थी, लेकिन बेला गुटमैन के बारे में पढ़कर पता चला कि उनके साथी, खिलाड़ी, कोच, प्रशंसक और मध्य और पूर्वी यूरोप के कई फुटबॉल से जुड़े लोग यहूदी थे, और उन्होंने फुटबॉल के विकास में, जैसा कि हम आज उसे समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाह, ये वाकई बहुत बहुत दिलचस्प है। आप ये भी सुनते हैं कि हॉलोकॉस्ट ने कितने सारे खेलों को प्रभावित किया है। मेरा मतलब है, आप बॉक्सर्स की कहानियां सुनते हैं। मेरा मतलब है, वहां कई बेहतरीन पहलवान बॉक्सर थे जिन्हें कैंपों में नाजियों का मनोरंजन करना पड़ता था। हमने ऐसी कुछ कहानियां सुनी हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ फुटबॉल नहीं, कई खेलों में है। बिल्कुल, ऐसा ही है। मैंने फुटबॉल पे 2 वजहों से ध्यान दिया। पहली, ये मेरा जुनून है। जैसा कि आप कहते हैं, इस स्तर के शोध में मुझे 6 साल लगे। इसे पूरा करने के लिए जुनून ज़रूरी है। लेकिन साथ ही फुटबॉल निश्चित रूप से दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। और इस किताब ने मुझे सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों की कहानियां बताने के अलावा उनके जीवन की स्थिति, उनकी पृष्ठभूमि और आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, ये सब बताने का मौका दिया। मैंने इन 11 खिलाड़ियों की कहानियों के जरिए यहूदी 20वीं सदी के इतिहास, जायनवाद और इज़राइल के जन्म के बारे में बात करने में सफलता पाई। आप जानती हैं, फुटबॉल शायद दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकती। शायद आप जानते होंगे, इज़राइल के बच्चे भी मेसी या रोनाल्डो बनने का सपना देखते हैं। समझाइए, मानो एक चक्र पूरा हो गया हो। ऐसा एहसास कैसा है कि हम इज़राइल में हैं, ये देश बन चुका है और यहाँ इस समय कई होनहार खिलाड़ी बड़े हो रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किताब का हिब्रू में अनुवाद हो जाए। मैं आशा करता हूं कि इज़राइल के युवा फुटबॉलर कद्र करेंगे कि वे महान यहूदी फुटबॉल खिलाड़ियों की गौरवशाली और समृद्ध परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इज़राइल में जो कमी रही है वो ये है कि उन्होंने सालों में बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी तो तैयार किए हैं। मेरा मानना है कि इज़राइल में सामूहिक आत्मविश्वास और ये यकीन कम रहा है कि हम ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि वे समझें कि वे महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें अधिक सफलता मिलेगी। खैर, हमने अभी-अभी बक्का मकाबिया खेलों का समापन भी किया है, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी इज़राइल आ सके और वहां रह सके। मेरा मतलब है, खेल कूद को लेकर वाकई में बहुत गर्व है और एक नई जागृति भी है। बिल्कुल। और आप जानते हैं, फुटबॉल और खेलों का यहूदियों के बीच एक शानदार इतिहास रहा है, और ये वास्तव में ज़ायोनिस्ट आंदोलन के साथ उभरा। ज़ायोनिस्ट दार्शनिक मार्क्स नॉर्डाउ ने मैस्कुलर यहूदीवाद का विचार पेश किया। उनका मानना था कि यहूदियों को येशीवोट की धार्मिक जीवन शैली से बाहर निकलकर फिट
और स्वस्थ रहना चाहिए। उन्हें खेल खेलना और मातृभूमि की रक्षा सीखनी चाहिए। इसी तरह सब शुरू हुआ। मध्य और पूर्वी यूरोप में ज़ायोनिस्ट फुटबॉल और खेल क्लबों की बड़ी परंपरा है। अब इजरायली क्लब मकाबी हापोएल उस महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हाँ, एक आखिरी बात, मुझे पता है ये थोड़ा अजीब सवाल है और आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आपको फुटबॉल की जानकारी है। क्या हम डेविड बेकहम को यहूदी फुटबॉलर मान सकते हैं? क्योंकि क्या उनके बारे में ये बात सच नहीं है कि उनके दादा दादी में से एक यहूदी थे और वो इस बारे में खुलकर बात करते हैं? सही है? सही है, वो है। और मुझे लगता है सच में यहूदी लोग हमेशा किसी भी बेहतरीन फुटबॉलर को ढूंढते रहते हैं जिसे वो अपना कह सकें और कह सकें कि वो यहूदी है। मेरा मतलब है सच का सामना करें। बेकहम के यहूदी जड़ें हो सकती हैं, लेकिन वो असल में यहूदी नहीं है। लेकिन वो मानते हैं कि उनके दादा दादी में से एक यहूदी थे, है ना? वो इस बारे में खुले हैं, सही है? वो इसमें पूरी तरह खुले हैं। इतिहास में कई महान यहूदी हुए हैं जिन पर हमें गर्व और प्रेरणा लेनी चाहिए। कमाल है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी दिलचस्प किताब है और बधाई हो, मुझे पता है ये सच में प्यार से लिखी गई किताब है और मुझे यकीन है कि आप नतीजे से थोड़ी निराश होंगी, लेकिन हमारे फैसले के बावजूद आप काफी खुश लग रही हैं। बिल्कुल, अगली बार का मौका हमेशा रहता है। बिल्कुल सही। धन्यवाद। इजराइल के छोटे मोशाव में पली बड़ी से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की यूएफओ जार बनने तक हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर एवी लोएब अब व्हाइट हाउस के एक वैज्ञानिक प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें अज्ञात हवाई घटनाओं या यूएपी का अध्ययन किया जा रहा है और अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवी लोएब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट दे, उनकी बात सही साबित हुई। अभी नहीं। मैंने कुछ साल पहले आपका इंटरव्यू लिया था जब वो हवाई वाला था आयोआना, नाम याद नहीं आ रहा। तब सब आपके खिलाफ बोल रहे थे। आप एक पेशेवर भौतिक विज्ञानी हैं और किसी ने पहले जोखिम नहीं उठाया था, लेकिन आपको पता था कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन सा आत्मविश्वास था कि आपको परवाह नहीं थी कि लोग उन सालों पहले क्या कह रहे थे? धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं खेत में पला बड़ा हूं और मुझे लोगों की बातों से ज्यादा प्रकृति की परवाह है। एक वैज्ञानिक के रूप में मुझे बचपन की जिज्ञासा बनाए रखने का सौभाग्य मिला। विज्ञान का सबसे बुनियादी सवाल है, क्या हम अकेले हैं? क्योंकि अगर हमारे ब्रह्मांडीय वातावरण में हमारे पड़ोसी हैं तो इसका मतलब है कि हम भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं हो सकते। ब्रह्मांडीय स्तर पर हम उनसे नई विज्ञान तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान सिर्फ एक संतान के माता पिता नहीं हैं। ये हमें प्रेरित करेगा कि हम चट्टान की सतह पर संघर्षों पर ध्यान देने के बजाय कुछ और सोचें। निश्चित रूप से जिस पर हम पैदा हुए थे, हम प्रेरित होंगे कि हम उस त्रिआयामी अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बारे में सोचें जिसे खोज सकते हैं। मुझे लगता है कि यह मानवता के लिए प्रेरणादायक संदेश होगा। हम सब एक ही नाव में हैं और अगर हमारे पास कोई पड़ोसी है, आप जानते हैं, जो दरवाजा खटखटा रहा है, जो हमसे ज्यादा समझदार है, उनसे सीखना चाहिए। अक्सर दरवाजे पर दस्तक परिवार के सदस्यों को जोर जोर से बहस बंद करने और मेहमानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मना लेती है। तो यही मेरी भविष्य के लिए उम्मीद है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन सच में 2017 में हमारे पास एक अंतरतारकीय वस्तु थी जो बहुत अजीब लग रही थी। ये आकार में चपटी थी, सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के अलावा किसी रहस्यमय शक्ति से दूर धकेली जा रही थी और इसमें धूमकेतुओं जैसी वाष्पीकरण नहीं दिखी। तो मैं सुझाव दे रहा था कि शायद ये किसी तकनीक से बनी वस्तु है और अब अमेरिकी सरकार उन फाइलों को जारी कर रही है जो अज्ञात वस्तुओं से संबंधित हैं। ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें पेंटागन खुफिया एजेंसियां समझ नहीं पा रही हैं। आप सोचेंगे कि वे इस तथ्य को उजागर करने में हिचकिचाएंगे क्योंकि इससे लगेगा कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। पर इतने सालों तक इसे क्यों छुपाया गया? हम सब यही सोच रहे हैं कि इसे छुपाना क्यों जरूरी था। मेरा मतलब है, हम उसी 8 नुकीले तारे की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हर कोई महीनों से चर्चा कर रहा है। इसे इतना बड़ा राज क्यों बनाया गया? पहली वजह यह है कि ये जानकारियां अधिकतर गोपनीय सेंसर्स से मिली थीं। ये वे सेंसर्स हैं जिनकी जानकारी अमेरिकी सरकार विरोधी देशों से छुपाना चाहती है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जब नौकरशाह किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। वे बस उसे फाइल में डाल देते हैं और इसलिए वर्गीकरण एक बहुत सुविधाजनक समाधान देता है ताकि अमेरिकी कांग्रेस अमेरिका की रक्षा में
उन कमियों की समीक्षा न कर सके। और हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक निर्देश जारी किया था कि सारी जानकारी जारी की जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर नहीं डालती या उसका कोई परिणाम नहीं होता। और हम देख रहे हैं, हमने 4 रिलीज देखी हैं जिन्हें दुनिया भर में 2 अरब लोगों ने देखा, जो कि काफी उल्लेखनीय है। मुझे किसी और वेबसाइट के बारे में नहीं पता जिसे 2 महीनों में 2 अरब दर्शक मिले हों। तो ये आम जनता के लिए बहुत रुचिकर विषय है। ये बच्चों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ बिल्कुल, मैं इसे समझती हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है। मैं इसके बारे में पूरे दिन बात कर सकती हूँ। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक थी जो बस बैठकर सोचती रहती थी और तारों को देखती थी। तो मैं इसे समझती हूँ। अगर मैं पत्रकार नहीं होती तो शायद खगोल भौतिकीविद होती। लेकिन आप जानती हैं, ये सब कहते हुए भी आप नहीं कर सकती। अब पायलट्स और अधिकारी जैसे लोग हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वे कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखा। लोग डरते हैं कि कहीं उनका मजाक ना उड़ाया जाए। लेकिन हम ये वीडियो देख रही हैं। मतलब क्या? अच्छा, स्थिति काफी अलग है स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म के स्क्रिप्ट से। हाल ही में आई फिल्म डिस्क्लोजर डे में, जहां मुख्य किरदारों की कार चलती ट्रेन से टकरा जाती है। आप जानते हैं, मेरी कार बिल्कुल सही सलामत है और असल में अमेरिकी सरकार इस मामले में एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरी सलाह मानती है। तो आप जानते हैं, विज्ञान के बारे में बात यह है कि ज्यादातर समय हम अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुराग नहीं होते, पर्याप्त सबूत नहीं होते, और ये एक जासूस का काम जैसा है। और हम नई जानकारी इकट्ठा करके या पुराने डेटा का विश्लेषण करके प्रगति कर सकते हैं, और इसलिए हमें नए सेंसर बनाने की जरूरत है। अगर सरकार के पास उपयोगी डेटा है तो मेरी परिषद उसे हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका विश्लेषण कर सकें। मेरी उम्मीद है कि हम इसमें प्रगति कर सकते हैं। 2 संभावनाएं हैं। अगर ये इंसानों की बनाई तकनीक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रोपेलेंट के। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ। खैर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि लेजर किरणें वातावरण में एक गर्म बिंदु बना रही हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेजर की रोशनी इधर उधर घूमती है और बिल्लियों को पागल कर देती है। आप जानते हैं, वे उस रोशनी के पीछे ऐसे भागती हैं जैसे वो कोई वस्तु हो सकता है हम भी कुछ ऐसा ही देख रहे हों। वातावरण में घर्षण नहीं होता क्योंकि वह असली वस्तु नहीं है। लेजर का बिंदु होने की संभावना कम है क्योंकि हम दूर की वस्तुओं की बात कर रहे हैं, कई किलोमीटर। और ऐसी लेजर के लिए जितनी शक्ति चाहिए वो सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से कहीं अधिक होगी। मेरा मतलब है, हाल ही में हम जानते हैं कि इजराइल में राफेल बना रहा है, एक लेजर हथियार जो ड्रोन व मिसाइलों से बचाव कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक लेजर है। अगर वे एक मिसाइल है तो आप जानते हैं कि ये एक लेजर है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये एक यूएपी है। बिल्कुल सही। तो ये तथ्य कि पेंटागन, खुफिया एजेंसियां मुझ जैसे वैज्ञानिक के पास आती हैं, इसका मतलब है कि वे ये सुनिश्चित नहीं हैं कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया है या नहीं। अगर उन्हें पूरा यकीन होता कि ये इंसानों या किसी देश द्वारा बना है तो वे युद्ध सचिव पीट हेग्सेट को गोपनीय मेमो लिखते। इसके बजाय वे मेरे पास आते हैं, और इसका मतलब मेरे लिए यह है कि हमारे पास कुछ वाकई असामान्य चीज खोजने का मौका है। चलिए इसे देखते हैं। मैं तो जैसे मिठाई की दुकान में बच्चे की तरह खुश हो गया था। जब उन्होंने मुझसे ये करने को कहा तो मैं तुरंत तैयार हो गया। तो आप जानते हैं, एक और बात थोड़ा पीछे ले जाते हुए, मेरा मतलब है, क्योंकि हम प्राचीन स्रोतों को देखते हैं, बाइबल के समय को, मेरा मतलब है बाइबल और तोरा में भी बहुत से रूपक मिलते हैं, और जोहर में भी इन चीजों के बारे में बातें की गई हैं। आप सामरिया की कहानियां सुनते हैं और थ्योरीज के बारे में लोगों को बातें करते सुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें यूं ही पैदा नहीं होती। मेरा मतलब है, लोक कथाएं हमेशा गलत नहीं होती। तो फिर विज्ञान ही क्यों है जिसे सबने स्वीकार किया है? विज्ञान को इसे साबित करने के लिए और जटिल बनाने की जरूरत क्यों है? मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान को जटिल बनाना जरूरी नहीं, पर हमें सबूतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहानियां हमेशा सच नहीं होती। हम जानते हैं कि आप जानते हैं, राजनेता जनता को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आखिरकार सच नहीं होती। धर्म भी यही करते हैं। तो हमारे लिए आगे बढ़ने का तरीका है सबूत इकट्ठा करना, ऐसे संकेत जो हमें सच की ओर ले जाएं। यही फर्क है। इसमें ज्यादा समय और मेहनत लगती है कहानियां सुनाने की तुलना में। इसलिए मैं कहता हूं कि रिपोर्ट हो रहे गोलों पर ध्यान दें, नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं। सही है। जैसा कि बास्केटबॉल कोच कहते हैं,
अपनी नजर गेंद पर रखो, दर्शकों पर नहीं, और यही हमें करना है। अब ये मुमकिन है कि आप जानते हैं अतीत में कोई हमसे मिलने आया हो। असल में इंसानों ने कई क्षमताएं उन सलाहों से पाई जो उन्हें अंतरतारकीय आगंतुकों से मिली थीं। ये मुमकिन है, हमारे पास इसके लिए ठोस सबूत नहीं है। मुझे उम्मीद है हम इसे ढूंढ लेंगे। हमारे पास समय नहीं है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो वो आप है। आपको अपना शुरू किया काम पूरा करना है। वो यहाँ उतरकर हमें सैंपल लेने क्यों नहीं देते? धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान सिर्फ एक बच्चे के माता पिता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद अवी। मैं इस बारे में घंटों बात कर सकती हूँ। हमें ये बातचीत फिर करनी होगी। मुझे ये सब पसंद है। बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ इस हफ्ते के जूइश वर्ल्ड वीकली एपिसोड का अंत होता है। आप 24 न्यूज इंग्लिश यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ये और बाकी एपिसोड देख सकते हैं। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तेल अवीव से शालोम।